So today we are going to cover Unit 4, Report Writing and Recipient of Report. तो जो इसमें फर्स्ट पेज पे दिए हैं टॉपिक्स ये सारे कवर होंगे इसमें, ग्रेजुअली एक एक करके हम देखेंगे। की बात यह है कि असेसमेंट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग लिखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक बहुत अच्छा असेसमेंट आपने किया है, बट if you are not able to put it on papers in a manner that people can understand, तो फिर उस असेसमेंट का जो है कोई फायदा नहीं है। ये असेसमेंट हम खाली अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, असेसमेंट हम किसी के लिए कर रहे होते हैं। somebody has asked us to do the assessment, that's why we are doing it। वो क्लाइंट भी हो सकता है, उसके घर वाले भी हो सकते हैं, बच्चे के केस में उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोर्ट भी हो सकता है, स्कूल अथॉरिटीज हो सकती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो जो लास्ट रेसिपिएंट है रिपोर्ट का, जो एंड यूज़र है, उसको अगर उस रिपोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट जो है किसी काम की नहीं है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ जो है देखेंगे कि उस रिपोर्ट को कैसा बनाया, ऐसे कैसे बनाए हम कि वो रिपोर्ट जो है अपना पर्पस सर्व करे। तो और उसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं रिपोर्ट लिखने के, देयर आर वेरियस मेथड्स, जो हम एक एक करके करेंगे। तो अब जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम मेडिकल रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम साइकोलॉजिकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है उसका जो है पर्पस ही यही होता है कि जो हमने असेसमेंट किया है उसको केस फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनर में हम प्रेजेंट करें, कि जो हमको केस है उस केस को हम फॉर्मुलेट प्रॉपर कर लेंगे, लोगों को समझ में आएगी केस क्या है। और दूसरा, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो किसी ने हमको बोला होगा कि असेस करो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए हमारी रिपोर्ट से, ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जो पार्टी है जिसने रेफरल क्वेश्चन हमको दिया है, उस पार्टी ने जो है इस रिपोर्ट के बेसिस पे अपना डिसीजन लेना है। तो दिस रिपोर्ट शुड हेल्प द पर्सन आस्किंग द रेफरल क्वेश्चन टू मेक ए डिसीजन। तो ये एक ब्रॉड जो है ओवरव्यू है कि रिपोर्ट क्या होती है और क्यों होती है और कैसे होनी चाहिए। ये ब्रॉड है, जस्ट यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो अब जो है कई कैटेगरीज होती हैं रिपोर्ट्स की, जैसे कई बार आईक्यू की या अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, उसके बारे में होता है, पर्सनैलिटी है, साइकोपैथोलॉजी है, या क्या डिसऑर्डर है, या न्यूरोसाइकोलॉजी, कोई न्यूरोनल डिसऑर्डर है। ये कॉमन है, ये सब मैंने बताई, आईक्यू, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, साइकोपैथोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी कॉमन है। फिर इसके अलावा कुछ लेस फ्रीक्वेंट कैटेगरीज भी होती हैं। लेस फ्रीक्वेंट मतलब इतना ज़्यादा तो लोग नहीं पूछते, लेकिन होती हैं। जैसे एक होती है अडेप्टिव, कि भाई ये कैसे जो है अडेप्ट करेगा, या अडेप्ट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, या ये कि व्यक्ति इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। फंक्शनल की जो वहाँ पे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंटल की जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है, एज है, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंटल हो रहा है नहीं हो रहा है। देन न्यूरो बिहेवियरल भी है। देखो पहले न्यूरो साइकोलॉजी था, अब न्यूरो बिहेवियरल है। न्यूरो बिहेवियर में जो उसका बिहेवियर है, क्या वो किसी न्यूरॉन या न्यूरोनल डिफेक्ट की वजह से हो रहा है? अफासिया हम पढ़ चुके हैं, वर्निकेज अफासिया, ब्रोकास अफासिया, वो तो नहीं है। फिर रिहैबिलिटेशन के लिए भी होता है कि भाई किसी का जो है मान लो कोई इशू है तो उसको कैसे रिहैबिलिटेट करें सोसाइटी में, ऑक्यूपेशनली, इवन रिलेशनशिप में, ये सब जो है। फिर बिहेवियरल मेडिसिन भी होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं वो जो है दी जा सकती हैं, दी जानी चाहिए या नहीं। जैसे ADHD में मेडिसिन देनी है नहीं देनी है, ये सब जो है इस टाइप की चीज़ें साइकोलॉजी रिपोर्ट में आती हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, रिपोर्ट बनाने से पहले चाहे वो फ्रीक्वेंट वाली हो या लेस फ्रीक्वेंट हो, हमको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जो हम बता रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो हमारी रिपोर्ट कभी ठीक नहीं हो सकती है, बराबर वो अनएथिकल हो जाएगा बिना कॉन्टेक्स्ट जाने बनाना। जैसे कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने पूछा है तो ऑब्वियसली उनको जो है कि उनका कोई कोर्स असाइन करना होगा किसी को, कि साइंस दें कि मैथ्स दें कि कॉमर्स दें, या कोई पर्टिकुलर डिग्री के लिए, वॉट एवर दैट में भी, तो उनका एजुकेशन से लेना देना होगा।
तो वो एक अलग तरीके से होगा। फिर लीगल मैटर में ये हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट में अगर कोई मिस्टेक हो तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि सही आदमी को सजा हो जाए या गलत आदमी छूट जाए। फिर मेडिकल जो कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे हमें डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करना चाह रहा है, उसका मान लो कि डॉक्टर जो है एंटी एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन देना चाह रहा है और हमको ये पता है कि सब्सटेंस एब्यूज है और इसको जो है इनहेलेंट वाला यूज़र है, तो इनहेलेंट जो यूज़र है उनको एंटी एंग्जियोलाइटिक नहीं दी जाती, क्योंकि अगर उसने एक बार भी जो है गलती से इनहेलेंट ले लिया एंटी एंग्जियोलाइटिक के साथ में, तो फिर जो है उसको डेथ भी हो सकती है। तो इसी तरह से जो है मेडिकल इश्यूज़ के साथ में साइकाइट्रिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो फॉरेंसिक में, जैसे कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो है कोई चीज़ हमें पता करनी कि क्या ये आदमी ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे अभी मेरे ख्याल परसों का ही केस है, एक 34 इयर्स का जो है कांस्टेबल था, उसने 3 लोगों को ट्रेन में शूट कर दिया, आरपीएफ का था। तो अब वो शूट तो उसने कर दिया, तो अब ये गवाह भी हैं, विटनेस भी हैं, सब हैं, लेकिन उसको जो है साइकोट्रॉपिक जो है मेडिसिन, साइकोटिक मेडिसिन दी जा रही थी। तो अब जो साइकोटिक मेडिसिन दी जा रही थी, तो अब ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो गया डॉक्टर कि भाई उसको साइकोटिक मेडिसिन क्या वाकई में दी जा रही थी, कब से दी जा रही थी, वजह क्या थी। तो अब इसके बेसिस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो कई बार ऐसा भी होता है, रिहेबिलिटेशन भी होता है कि अगर किसी को हमें रिहेबिलिटेट करना है तो डिफरेंट अप्रोच होगी। सो ये हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसी के बेसिस पे हमारा सब कुछ डिसाइड होगा कि हमने जो है क्या टेस्ट करने हैं, कौन से टेस्ट करने हैं, कितने सारे करने हैं। और उन टेस्ट को हमने कल बात करी थी कि इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग हो जाता है। अगर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है तो उसका जो सेम रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो सकता है। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होगा और क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज किसी की IQ 75 है, तो वो एवरेज है, ओके है, नॉर्मल है, हम कहेंगे। तो ये क्रिमिनल केस में तो उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 75 कोई बहुत हाई IQ नहीं है, तो बहुत जो डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट है तो हम कहेंगे नहीं, इसको वहाँ पर डालना ठीक नहीं होगा। तो सेम जो है रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात इतनी समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ फिर, ठीक है। फिर कम्युनिकेटिंग असेसमेंट रिजल्ट। अब हमने जो रिजल्ट तो आ गया, अब हमें कम्युनिकेट भी तो करना होगा। तो सबसे पहले जो है, जो भी पेशेंट है या इंटरेस्टेड पार्टी, डिपेंड करता है दोनों में से क्या है। जैसे कोर्ट के केस में तो इंटरेस्टेड पार्टी कोर्ट हो जाएगा, हम पहले उसको पेशेंट को नहीं बताएंगे कि क्या रिपोर्ट है। लेकिन अगर कोई और है, जैसे कोई अपना खुद का असेसमेंट करवाना चाह रहा है या उसके घर वाले करवा रहे हैं और वो माइनर नहीं है, मेजर है, एडल्ट है, तो हम उसको पहले बता सकते हैं। ट्रीटमेंट तो हमने अल्टीमेटली उसी का करना है। तो हमको जो है पहले, सबसे पहले वर्बली जो है हम इंटीमेट करते हैं, राइटिंग में नहीं करते हैं, पहले वर्बली करते हैं। और अगर हम अदर देन पेशेंट जो है किसी को कर रहे हैं कम्युनिकेट, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हमें रिटर्न में क्लाइंट की परमिशन है कि यस यू कैन कम्युनिकेट माई रिपोर्ट्स टू अदर पीपल। ये ध्यान रखना है। एक्सेप्ट जो एग्जाम्पशंस वाले केस हैं वो अलग है, जो हमने बात करी डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे। जैसे कोर्ट ने अगर कहा है तो वहाँ पे फिर हमें उसके क्लाइंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। हालांकि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि उसकी राइटिंग में कंसेंट ली जाए, बट अगर वो नहीं भी देता है तो ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे हम कर रहे हैं। या कोई माइनर है और वो खुद डिसीजन अपने नहीं ले सकता है, तो उसके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। जैसे कि लेटर से कि कोई अर्ली टीनेजर है, गर्ल है, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो अब जो है वो अपना डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, वो अर्निंग नहीं है, इतना मेंटली मैच्योर्ड नहीं है कि उसने क्या करना है, तो उसके घर वालों को बता के जो है बेटर जो है उसकी देखभाल हो सकती है, जो भी डिसीजन है बेटर लिया जा सकता है। या कोई इतना जो है मेंटली स्टेबल नहीं कि खुद डिसीजन ले पाए, तो भी उसकी बातें जो है हमें किसी और को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी जो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे हमको इंडिविजुअल की परमिशन नहीं चाहिए, अदरवाइज परमिशन लेके ही हमें कम्युनिकेट करना होगा। और क्लाइंट को जो है बताने का एक ये भी इम्पोर्टेंट होता है एस्पेक्ट कि हमें क्लाइंट का फीडबैक भी मिल जाता है कि भाई हमने जो असेसमेंट किया है वो ठीक है या नहीं है। ऑफ कोर्स
कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है क्लाइंट का तो हमें सही फीडबैक वो नहीं देगा, लेकिन हम एक नॉर्मल एवरेज पर्सन की बात करें तो वो हमको बताएगा ना कि आपका असेसमेंट ये कहता है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो हमको भी पता चलेगा कि अगर हमने कहीं मिस्टेक की है या उसके क्या कहा हुआ मैच नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो हम और टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो अभी यहाँ तो नहीं लिखी हुई है लेकिन आगे है, पर मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि बात वही चल रही तो रेलेवेंट बात के साथ में हो जाएगी, कि जब हम क्लाइंट्स को फीडबैक देते हैं अपने असेसमेंट का तो वो एक थेरापेटिक इफेक्ट भी होता है उसके ऊपर, क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट को जो है बहुत सारी बातें खुद के बारे में नहीं पता होती, तो उसके लिए भी कई बार आई ओपनर होता है, अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बारे में ऐसा भी है। तो फिर उसको जो है इंसाइट मिलती है, और प्लस इंसाइट मिलने से जो है उसको पता चलता है कि करना क्या है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, उसको एक इन्वॉल्वमेंट की फीलिंग होती है ना कि मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस मेरे पर एक स्टिकर लगा दिया है कि आप तो जी ये हो। तो उसका इन्वॉल्वमेंट होने से जो है कॉपरेशन ज़्यादा मिलेगा। सो शेयरिंग द असेसमेंट रिपोर्ट verbally initially and then subsequently in writing with the client has therapeutic effect also। ये भी एक रीजन है कि हम करते हैं शेयर क्लाइंट से। तो अब जो है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई देयर इज सम रीजन फॉर रेफरल, तो हमने जो है आइडेंटिफाई करना है पार्टी से कि उसका रीजन क्या है। कि उस पार्टी का रीजन जो है वो पता होगा तब हम जो है रिपोर्ट को उस हिसाब से बना पाएंगे। उसने खाली ये बोल दिया कि ये IQ इसकी कितनी है हमें बता दो, अब हमें उसका एक्चुअल इरादा नहीं पता है कि वो IQ से क्या करना चाहता है। तो इसलिए जो है हमें उससे क्लैरिफिकेशन भी लेना ज़रूरी होता है पार्टी से कि जो भी उसका रेफरल क्वेश्चन है उसका रीज़न क्या है। फिर वो इस रिपोर्ट में हम उसी हिसाब से जो है बनाएंगे कि रेफरिंग पार्टी के बारे में लिखेंगे, कौन थी रेफरिंग पार्टी, उसने क्यों रेफ़र किया, जो जो हमने इंस्ट्रूमेंट असेसमेंट के लिए यूज़ किए कौन कौन से थे, उसका एक्चुअल स्कोर क्या था वो भी हम लिखेंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आगे है बट यहाँ पे बताना ठीक है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात बेटर समझ में आएगी। जब हम केवल एक्चुअल टेस्ट का स्कोर बताएंगे ना तो कई बार जो है वो बात समझ में नहीं आती है इंडिविजुअल को जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, वो कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा। जैसे हम कहें कि इसकी IQ तो अच्छी है या इसकी वर्बल मेमोरी तो अच्छी है लेकिन इसकी विजुअल स्पेशल मेमोरी बिलो एवरेज है, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, तो अब वो कुछ इट डजंट मेक एनी सेंस टू ए पर्सन। लेकिन यही चीज़ जो है हम लिखें कि IQ में ये परसेंटाइल रैंक इसका 95 है और विजुअल स्पेशल जो है इसका जो परसेंटाइल रैंकिंग जो 5% है। अब ये क्लियरली समझ आएगा ओहो ये तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है कि जिसकी हाई IQ इतनी ज़्यादा हो, इतना हाई परसेंटाइल रैंक हो, उसका इतना लो विजुअल स्पेशल नहीं हो सकता है, और है तो इसका मतलब ये है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है जो मैं पहले बात की थी उस कॉन्टेक्स्ट में परसेंटाइल रैंक में देने से क्लियरली समझ में आता है इंडिविजुअल को कि क्या करना है, उसके एक डिसीजन लेने में इजी होता है। तो जो अगर एक ऑफ कोर्स ये भी कॉमन सेंस की बात है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं अगर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए लिख रहे हैं तो उसमें हम टेक्निकल जार्गन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम किसी लेमैन के लिए लिख रहे हैं तो फिर हमको टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स जो है वो सब नहीं लिखना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक, फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द रिपोर्ट। ये भी एक जो है जनरल लोगों के मन में रहता है कि रिपोर्ट हम लिखें तो कितनी बड़ी लिखें, कितना पेजेस की लिखें। तो इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट लेंथ की होगी। सो ट्रेडिशनली जो है 4 to 7 पेजेस की होगी सिंगल स्पेस में, डबल स्पेस में नहीं, सिंगल स्पेस में 4 to 7 पेजेस एक साइड में प्रिंटेड, दोनों साइड में नहीं, वन साइड प्रिंटेड। तो इतना जो है नॉर्मली होता है। अब लेकिन अगर हम जैसे मेडिकल इमरजेंसीज की बात करें, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में जैसे कोई इमरजेंसी रूम में या जैसे हमने क्राइसिस इंटरव्यू वाली बात करी थी, तो उस टाइप की सिचुएशन में इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखने का टाइम किसके पास में होता है। तो इन सब सिचुएशंस में जो है 2 पेज की रिपोर्ट भी काफ़ी है। प्लस छोटी रिपोर्ट का एक रीज़न ये भी है, एक तो टाइम बचता है हमारा,
दूसरा खर्चा भी कम होता है कि आपको जितनी इलेबोरेट रिपोर्ट करनी उतने ज़्यादा टेस्ट करने उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, जितनी छोटी रिपोर्ट लिखनी उतने कम एक्सपेंसेस होंगे, उतना कम टाइम लगेगा। सो जो मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है वहाँ पे डॉक्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि 5-7 पेज पढ़े बैठ के, तो उनके लिए 2 पेज की रिपोर्ट काफ़ी है। अब जो लीगल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो वहाँ पे तो हमें एक एक चीज़ को लिखना पड़ेगा और एक एक चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा, हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्यों ये चीज़ें जो है एक ही पॉइंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, क्यों हमारा इन्फ्रेंस राइट है। तो वहाँ पे जो है बड़ी भी हो सकती है, 10 पेज तक की भी हो सकती है, 7 to 10 पेजेस की भी हो सकती है। तो ऐसा नटशेल में कोई फिक्स नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेफरल क्वेश्चन क्या है, रेफरल पार्टी चाहती क्या है, क्या डिसीजन लिया जाना है, हमारे पास में टाइम कितना अवेलेबल है, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों का कॉम्बिनेशन से डिसाइड होगा कि कितने पेज की रिपोर्ट लिखनी है। दिस इज अंडरस्टूड। देन आता है डिग्री ऑफ एम्फेसिस। डिग्री ऑफ एम्फेसिस में क्या है, जैसे हमने रिपोर्ट में कोई बात लिखी, सपोज हमने लिखा है कि ये बच्चा जो है आगे चल के बहुत अच्छा साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस बन सकता है। तो अब ये जो हमने लिख दिया, तो हम ये कितना एम्फेसिस दे के लिखेंगे, ये इस बात पे डिसाइड होगा। एम्फेसिस मतलब कितना जोर दे के लिखेंगे, कितना स्ट्रांगली लिखेंगे इसको, वो इस बात पे डिसाइड होगा कि कितने सारे एविडेंस इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे टेस्ट किए हमने और हर टेस्ट ये बता रहा है, तो हमारा एम्फेसिस स्ट्रांग होगा। और हमने जो है कई टेस्ट किए, उसमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, 50-50 सिचुएशन है, तो एम्फेसिस नहीं होगा स्ट्रांग। तो हमें रिपोर्ट में जो चीज़ एम्फेसाइज कर रहे हैं, वी शुड मेक दैट कि उसका सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। इज दिस अंडरस्टूड? नाउ देन कम्स डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब कि हमको जो है किस किस जो ब्रांचेस कह लो या एस्पेक्ट्स में जो है असेसमेंट रिपोर्ट लिखनी चाहिए। अगेन ये रेफरल क्वेश्चन और रेफरल सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि साइको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें जो है कॉग्निटिव एबिलिटी तो हमें देखनी ही पड़ेगी, एजुकेशन में आईक्यू तो देखनी ही पड़ेगी, उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट भी देखना पड़ेगा, है ना। और हमें जो है उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, कि वो ऑडियो वाला है, विजुअल वाला है, कि ऑडियो विजुअल कंबाइंड है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं, ये सब हमको साइको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और अगर हम पर्सनैलिटी या पैथोलॉजी की बात करें तो हम क्या देखेंगे, कोपिंग स्टाइल क्या है, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग कैसी है, सुसाइडल पोटेंशियल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स रेलेवेंट टू साइकोथेरापेटिक इंटरवेंशन क्या है, कि कौन सा इंटरवेंशन उसके ऊपर सूटेबल रहेगा, डायग्नोसिस क्या है, ये सब पर्सनैलिटी और साइकोपैथोलॉजी में डोमेन्स हो जाएंगे। तो और फिर इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल तो सेम होता नहीं है, तो हमें सेम पर्पस के लिए भी अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग डोमेन चेक करना पड़ सकता है। जैसे अगर किसी का हमें पता है कि जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उसका जेनेटिक टेस्टिंग भी हमें करना पड़ेगा। जैसे हंटिंगटन कोरिया है, वो एक जेनेटिकली ट्रांसफरेबल डिसऑर्डर है, और वो जो है कोई लेटेस्ट से फ्यूचर में फैमिली प्लान कर रहा है, ही और शी इज़ प्लानिंग टू हैव ए बेबी, तो अब यहाँ पे हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर तो नहीं है उसको, अगर है तो फिर बच्चे में पास होने का चांसेस है कि बच्चे में भी वो आ सकता है, और उसमें वो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है ही नहीं, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बच्चे में आने का, दे कैन हैव वेरी इजीली हैव ए बेबी। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफर करेगा, और हमने क्या रेफरल पार्टी चाह रही उस पर करेगा। तो फिर अब जो हम रिजल्ट देते हैं, कभी अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, आगे इसमें डिटेल में और है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ कवर कर देता हूँ ताकि आगे इजी हो जाएगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो एक होता है टेस्ट बाय टेस्ट फैशन। इसमें क्या है कि हम हर टेस्ट की रिपोर्ट, उस टेस्ट का क्या रिजल्ट है, वो हम लिखते जा रहे हैं, और बस हम ये बता रहे हैं कि ये डाटा कहाँ से आया, कि हमने भाई आईक्यू टेस्ट किया ये आया, फिर हमने टीएटी किया ये आया, हमने रोशा किया ये आया, ऐसे हमने डिफरेंट हमने एमएमपीआई किया ये रिजल्ट आया, हमने बिग 5 किया ये रिजल्ट आया, बस ऐसे लिखते जा रहे हैं। हाँ, सोर्स डाटा का जरूर बताएंगे डाटा आया कहाँ से।
तो अब इसमें रिस्क क्या है कि जो है ये डाटा ओरिएंटेड होगी रिपोर्ट, इसमें अपना दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ये यूज़र फ्रेंडली जो है इतना नहीं होता। यूज़र को जो लेमैन है उसको तो इंटरप्रिटेशन चाहिए ना, असेसमेंट चाहिए। एक एक टेस्ट का बताने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होना। ओवरऑल क्या है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे वो हेल्पफुल होता है। इसमें इंटीग्रेट तो हमने कुछ किया नहीं, हमने टेस्ट बाय टेस्ट बता दिया। तो इससे जो पढ़ने वाले को ये भी लगता है रिपोर्ट की जो भी क्लिनिशियन है उसने एडिक्वेटली कंसेप्चुलाइज नहीं किया है केस को, कि पूरा केस क्या है ये नहीं है पता चल रहा है, तो उससे एक इम्प्रेशन भी खराब जाता है। तो इसलिए ये सबसे लोएस्ट लेवल का माना जाता है इंटरप्रिटेशन। तो इसमें बस ये समझ लो कि जो मैनुअल में लिखा है बस वही लिख दिया है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया गया। तो ये तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो वो कर देगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही क्या है। अब बात आती है कि हमने बहुत सारे टेस्ट किए मान लो, तो अब उसमें से कौन कौन से रिपोर्ट में जो है टेस्ट हम इंक्लूड करें और कौन से ना करें। अब अगेन वही बेसिक क्वेश्चन वही आता है कि रेफरल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो ये है। तो अगर वो रेफरल क्वेश्चन में किसी तरह हेल्प नहीं कर रहा तो वो चीज़ हमें इंक्लूड करने से कोई मतलब ही नहीं है उस डाटा को। और दूसरा जनरल प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई चीज़ हमको क्लाइंट को समझने में हेल्प कर रही है तभी हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है रिपोर्ट जिससे क्लाइंट को समझने में जो है कोई हेल्प नहीं मिली, जैसे पूछा उसके किसी पीयर से या स्कूल में क्या ये इसका बिहेवियर कैसा था, सब ने कह दिया नॉर्मल था, तो अब वो रिपोर्ट में लिखने से फ़ायदा क्या? क्लाइंट को समझने में क्या हेल्प मिल रही है? कोई हेल्प नहीं मिल रही है। नॉर्मल है बिहेवियर तो वो हमारे क्या हेल्प कर रहा है? इज इट हेल्पिंग, यस और नो? अगर हेल्प कर रहा है तो इंक्लूड करो वरना नहीं करो। तो ये है। तो जो उसमें यूनिकनेस है वो जो है हमको मेंशन करनी होती है रिपोर्ट में। जैसे कि उसने कहा वैसे तो नॉर्मल है लेकिन ये जो है केवल अपने जेंडर वालों से मिक्स होता है, अपोजिट जेंडर से मिक्स नहीं होता है। फ्रेंडली तो है, नॉर्मल है, तो ये एक यूनिक चीज़ हो गई। तो ये जो है रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो और हमको रिपोर्ट में जैसे हमने आईक्यू उसका टेस्ट लिया तो आईक्यू कुछ रिपोर्ट आई लेटर से कि कमी आई, तो हम तो रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि आईक्यू जो है उसकी इतनी है तो मेंटली रिटार्डेड लगता है। लेकिन हमने यूनिक चीज़ भी ऑब्जर्व करनी। मान लो आईक्यू टेस्ट देते में हम देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअल जो है इज फोकसिंग टू मच अपॉन एक्यूरेसी रादर देन स्पीड। मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेसी से ऑब्सेस्ड है कि वो टाइम लिमिट से क्रॉस कर जा रहा है। इंटेलिजेंट है, वो कर सकता है, लेकिन फंसी है। तो ये चीज़ हमको उसकी यूनिक उसके बारे में बताती है कि भाई आईक्यू तो इसकी अच्छी है लेकिन इसका जो ऑब्सेशन है टुवर्ड्स एक्यूरेसी, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। अनदर एग्जांपल कि हम रिपोर्ट में लिखते हैं कि उसने ड्रेस जो है नॉर्मल पहनी हुई थी, तो इससे क्या हेल्प मिलेगा? कोई हेल्प नहीं मिलेगा। हाँ, अनयूजुअल पहना हुआ है तो हम कि भाई भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसने जो है 2-2 स्वेटर पहन के आया है, तो ये यूनिक बात हुई, इससे कुछ हेल्प मिलेगा। सो इस तरह से जो है रिपोर्ट में क्या डिसाइड करना है कि इंक्लूड करना नहीं करना, ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि रेफरल क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, और यूनिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू रूटीन एंड नॉर्मल। ये क्लियर है? फिर अब आता है नेक्स्ट हमारा आता है रॉ डाटा एंड क्वांटिटेटिव स्कोर। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो जैसे हम MMPI का हमने किया टेस्ट, सो MMPI का टेस्ट किया तो उसका कुछ डाटा निकल के आएगा नंबर्स में, वॉट एवर दैट में बी। तो वो डाटा हमने केवल लिख दिया और वो डाटा लिखने के बाद में किसी ने पढ़ लिया और उसका कुछ मीनिंग निकाल लिया, वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। जैसे मान लो हमने डाटा MMPI किया, उसमें वो डिप्रेस्ड आ रहा है और हम देख रहे हैं कि उसका जो है शैबिली ड्रेस्ड है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मोटिवेशन नहीं है, इस टाइप की चीज़ें हमको दिख रही हैं, तो मैच कर रहा है ना वो डिप्रेस्ड वाले डोमेन से। तो ये हम अगर उसमें लिखेंगे सो दैट विल बी हेल्पफुल रादर देन जस्ट राइटिंग द स्कोर।
तो बहुत हाई लेवल का एब्स्ट्रैक्शन जो है वो किसी काम का नहीं होता है, और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पर्सनल टाइल रैंक्स जो है हेल्प बेटर करेगा रादर देन सिर्फ एक रॉ डाटा लिखने से। सो अब आता है क्लाइंट फीडबैक। तो जो अभी मैं थोड़ी देर ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कई चीज़ें, उसमें से जो इसमें नहीं बताई हैं। तो हमें जब क्लाइंट को फीडबैक देना है तो ये एक्सपेक्टेड रहता है हमसे कि हम जो भी फीडबैक दें वो एकदम क्लियर हो, एक्यूरेट हो, डायरेक्ट हो, अंडरस्टैंडेबल क्लाइंट के लिए, ये होना ज़रूरी है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये काफ़ी एम्पिरिकल एविडेंस आ रहे हैं कि अगर हम क्लाइंट का फीडबैक इंटीग्रेट करें तो उसके थेरापेटिक बेनिफिट्स होते हैं। तो वो जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ थेरेपी इटसेल्फ बन जाता है, जो फीडबैक हमने क्लाइंट को दिया है और उससे लिया है। तो ये मैंने बता ही दिया कि ऑलरेडी टिपिकली वर्बल होता है और उसको लिख के भी देते हैं। एटलीस्ट कम से कम एक वर्जन ऑफ रिपोर्ट जो है क्लाइंट को भी देते हैं। अदर देन ये बात अलग है कि कोर्ट केसेस वगैरह उसमें नहीं देंगे, अदर जबकि कोर्ट नहीं कहेगा तो। अब जो है कई मॉडल्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के, इसमें से एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एक टेस्ट ओरिएंटेड है, एक डोमेन ओरिएंटेड है, एक हाइपोथेसिस ओरिएंटेड है। टेस्ट ओरिएंटेड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर टेस्ट और उसके एंड में उसका जो भी रिजल्ट है वो हमने लिख दिया। तो अब इसमें जो है फ़ायदा टेस्ट ओरिएंटेड मॉडल का ये है कि हमको हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है वो लिखा हुआ है, तो हम जो है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। अब वीकनेस ये है कि जो भी रीडर है उस रिपोर्ट को जो पढ़ रहा है वो टेस्ट के रिजल्ट्स पे फोकस करने लग जाएगा रादर देन फोकसिंग ऑन द क्लाइंट्स एडेप्टिव फंक्शनिंग। क्लाइंट का को समझने में वो हमको हेल्प नहीं कर रही रिपोर्ट, वो तो खाली रिपोर्ट को हर को पढ़ा जा रहा है। अगर हम रिपोर्ट चाहे कुछ भी आ रही हो, अगर हम देख रहे हैं कि उसमें रेजिलियंस है, तो क्लाइंट में मान लो रेजिलियंस है, सो अच्छी बात है ना, रेजिलियंस है तो मतलब चांसेस हैं उसके कोपिंग करने के, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि किसी एक टेस्ट का रिजल्ट की जो है ये डिप्रेस्ड है। उसका जो है प्री मॉर्बिड जो है पर्सनैलिटी मान लो बहुत रेजिलियंट था, स्ट्रॉन्ग था, ऑप्टिमिस्टिक था, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और डिप्रेशन होने से पहले प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी उसकी ऑलरेडी जो है डिप्रेस टाइप की थी, तो वो जो है डिसीजन में हमको डिफरेंट डिसीजन लेने को बोलेगा। तो हमको क्लाइंट समझने में कोई हेल्प नहीं करता है टेस्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। तो ये लोएस्ट लेवल का जो है रिपोर्ट है, और इसमें इसका कम से कम लोगों पे ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है कि क्लिनिशियन जो है कैसा है। ये वही सोचते हैं कि बस ये तो किताब से छाप दिया, जो मैनुअल में लिखा है वो लिख दिया है, तो कोई भी कर सकता है। इसमें क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ का कोई स्कोप नहीं है। सो अब जो है ये भी है कि इस टाइप की रिपोर्ट की जो है जनरलाइजेबिलिटी कुछ नहीं होती है, क्योंकि जो डाटा है वो थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल मैनर में बेटर समझा जाता है। अगर कॉन्सेप्चुअली हम क्लैरिटी नहीं, केस फॉर्मुलेशन ठीक नहीं हुआ, तो उस रिपोर्ट का हम करेंगे क्या। तो पहले जो है ये टेस्ट ओरिएंटेड मॉडल बहुत यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये अनपॉपुलर है, अब इसको हार्डली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये टेस्ट ओरिएंटेड मॉडल समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट आता है डोमेन ओरिएंटेड मॉडल। तो डोमेन ओरिएंटेड मॉडल में ये है कि हमने डिफरेंट डोमेन्स में जो है देखना है कि कॉग्निटिव डोमेन में वो कैसा है, बिहेवियरल डोमेन में कैसा है, ऑक्यूपेशनल डोमेन में कैसा है, सोशल डोमेन में वो कैसा है, कोपिंग टेक्निक्स उसकी क्या है, इंटरपर्सनल नीड्स क्या है, मोटिवेशन फैक्टर क्या है, डिप्रेशन है नहीं है, साइकोटिक फीचर्स हैं या नहीं, ये अलग अलग डोमेन्स हो गए। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेफरल क्वेश्चन हम अलग अलग डोमेन को टेस्ट करेंगे, और फिर ऑब्वियसली जो हर डोमेन हमको कुछ बात बताएगी, फिर वो डोमेन जो हमको बात बताएगी फिर हम एक ओवरऑल पिक्चर डेवलप करेंगे। तो डोमेन ओरिएंटेड मॉडल जो है हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमको खुद ही नहीं पता है कि पता क्या करना है, या कोई स्पेसिफिक रेफरल क्वेश्चन नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो सभी डोमेन जो रेलेवेंट लगते हैं रेफरल क्वेश्चन के हिसाब से हर एक में टेस्ट कर लो, और टेस्ट करने के बाद में हम देखेंगे कि क्या कुछ एबनॉर्मलिटी कहाँ निकल के आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी है। सो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स में काफ़ी कॉमन है डोमेन ओरिएंटेड मॉडल जो है। तो उसमें जो है
कई सारी रिपोर्ट्स जो है एक साथ फिर कंबाइन करके तब डिसीजन लिया जाता है कि क्या है। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि डोमेन ओरिएंटेड मॉडल में हमको अक्रॉस वेरियस डोमेन्स जो है क्लाइंट की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने का बेनिफिट मिलता है, किस डोमेन में क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या एबिलिटी, करंट क्या उसकी एफिशिएंसी है। लेकिन इसकी वीकनेस क्या है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि जिसका कोई रेलेवेंसी ना हो। जो हमारा रेफरल क्वेश्चन है हो सकता है उसको आंसर करने वाला वो हो ही ना, तो एक क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इस मॉडल के लिए जो ना एक वर्ड यूज़ किया जाता है शॉटगन अप्रोच। शॉटगन अप्रोच जो है ये एमसीक्यू के लिए हो सकता है कि डोमेन मॉडल को और भी क्या कहते हैं। तो शॉटगन क्या होती है, जैसे वो डबल बैरल गन या सिंगल बैरल गन देखी होंगी ना, उसके कार्ट्रेज होते हैं, मोटे मोटे से कार्ट्रेज होते हैं, तो उसके अंदर से छर्रे निकलते हैं। तो एक जनरल डायरेक्शन में छर्रे निकलते हैं और वो फैल जाते हैं। तो क्योंकि वो फैलते जाते हैं आगे की तरफ, तो एक वाइड एरिया में वो हिट करते हैं, तो उस वाइड एरिया में कहीं भी कोई ह्यूमन बीइंग होगा तो उसको हिट कर देंगे। तो वही अप्रोच यहाँ पे की जा रही है कि छर्रे की तरह खूब सारे जो है डोमेन्स में चेक कर लो, कोई ना कोई तो डोमेन में हमको बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है, वो हिट हो गया। तो शॉटगन अप्रोच इसलिए कहते हैं इसको। सो ये समझ में आ गया डोमेन ओरिएंटेड अप्रोच एंड व्हाई इट इज कॉल्ड शॉटगन अप्रोच। ठीक है, फिर थर्ड जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल है। तो हमने बात करी थी कल जो है कि हम जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ जो असेसमेंट होते हैं, तो उसमें सेकेंड फेज में हम बहुत सारे जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं, थर्ड फेजेस में उनको कंफर्म, रिजेक्ट या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है जो फर्स्ट फेज में डाटा कलेक्शन के बेसिस पे, सेकेंड फेज में जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उनको कंफर्म, रिजेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए जो हम रिपोर्ट बनाएंगे वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल होगा। ठीक है, तो जो इसके रिजल्ट्स हैं दे आर फोकस्ड ऑन पॉसिबल आंसर्स टू द रेफरल क्वेश्चन। वो तो खैर हर एक में ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा होता है, हाई फोकस होगा रेफरल क्वेश्चन, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस भी बना लिए ना इसके, पॉसिबल रीज़न भी हमने कि ये पॉसिबल है। अब इसमें एक्यूरेसी तो बहुत होगी, कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में होगा, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक वीकनेस भी है। इसकी वीकनेस ये है कि क्योंकि हम सिर्फ हाइपोथेसिस को कंफर्म, रिजेक्ट या मॉडिफाई करने वाली बात ही इसमें इंक्लूड करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने टेस्ट करी होंगी वो लेकिन रिपोर्ट में आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो हाइपोथेसिस को कंफर्म, रिजेक्ट या मॉडिफाई करने में कोई उसका रोल है नहीं। तो ये इसकी वीकनेस है कि काफ़ी सारा डाटा जो हमने इकट्ठा किया है वो बेकार हो जाएगा। सो दिस इज अंडरस्टूड। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ देन कम्स लेवल्स ऑफ रिपोर्ट। तो इसमें क्या आएगा, लेवल्स ऑफ रिपोर्ट में जो है 3 लेवल की रिपोर्ट होती है। सो लेवल 1 जो है वो ऑलरेडी हम जो अभी हमने मॉडल की बात करी थी कि मॉडल कैसा होगा। अब मॉडल कोई सा भी हो, उस मॉडल में जो है लेवल 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मॉडल अलग चीज है, लेवल अलग चीज है। वन मॉडल कैन हैव एनी लेवल ऑफ रिपोर्ट, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। तो जैसे अगर हम सिर्फ लेवल के बेसिस से बात करें, अभी इसको मिक्स नहीं करेंगे हम मॉडल से, तो लेवल ऑफ रिपोर्ट जो है उसमें क्या है, पहला वाला है कि मैनुअल लेवल। लेवल 1 इज मैनुअल लेवल, कि जो मैनुअल में लिखा है सिर्फ हम वो लिख देंगे कि मैनुअल ये कहता है ये स्कोर है तो इसका ये हाई है, मैनुअल में लिखा है ये स्कोर है तो इसका लो है, वट एवर दैट में बी। डाटा का इंटरप्रिटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल लेवल पे हम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर प्रिंट आउट की तरह है। तो इसमें एक फिक्स फॉर्मेट होगा, जैसे ऑनलाइन टेस्टिंग है उसमें जो है आदमी ने अपना डाटा डाल दिया और उसके बेसिस पे एक कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। अब इसमें जो है कंसेप्चुअली वीक रिपोर्ट होगी, क्योंकि इसमें कई बार नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपर्टीज कंप्यूटर के पास थोड़ी है, उसको थोड़ी पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं टेस्ट की, क्लाइंट क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता है वगैरह वगैरह। तो वो तो एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा, उसकी कोई खास वैल्यू होगी नहीं, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो गया तो और नुकसान है। तो ये रिपोर्ट तब जो है हम जनरेट करते हैं जब हमें कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में मिल ही नहीं सकती, तब हम करते हैं।
अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है तब ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस, प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस कि और कुछ करना ही नहीं पॉसिबल है तब किया जाता है। और अगर करना भी पड़े तो उसमें क्लियरली लास्ट में लिखा होना चाहिए कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर ब्लाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट डाटा एंड शुड बी कंसिडर्ड टेंटेटिव until confirmed by subsequent clinical data और background information। ये उसमें लिखा होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ऐसे ही ना ले ले, सब्सिक्वेंट और टेस्टिंग कराए और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले, तब जो है उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद में कोई डिसीजन ले। सो ये लेवल 1 ऑफ रिपोर्ट क्लियर है, ठीक है। अब आता है लेवल 2। लेवल 2 जो है हायर लेवल का है कंपेयर टू लेवल 1। तो इसमें जो है बट मिनिमम लेवल ऑफ कंसेप्चुअल इनपुट होगा जो अधिकतर पर्पस में काम चल जाएगा। तो जो इसमें जो है रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो लिखा जाएगा। तो उसमें क्लिनिकल हिस्ट्री भी उसकी लिख सकते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू के बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ इससे कंफर्म हो रही है या इससे डिनाई हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो हम कोई ना कोई चीज़ों से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं। ये लेवल 2 है। लेवल 1 में हम कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ डिनाई नहीं कर रहे हैं, बस रिपोर्ट लिख दिया है। लेवल 2 में हम कंफर्म कर रहे हैं और साथ में ये लिख दे रहे हैं कि ये कंफर्म कैसे हो रही है, ठीक है। लेवल 2 इज क्लियर, ओके। नाउ लेवल 3, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन है। ये सिमिलर टू लेवल 2 है, लेकिन इसमें जो है हम और डेप्थ में जा रहे हैं कि हम जितने भी पॉसिबल हैं चीज़ें उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेवल 2 में तो खाली कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट था उसको कंफर्म या डिनाई करने वाली बात हमने करी थी। अब यहाँ पे हम ओवरऑल सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम बताएंगे, जैसे नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे डेवलप हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रीइंफोर्सिंग, प्रेसिपिटेटिंग, है ना, परपेचुएटिंग फैक्टर्स, ये सब क्या हैं। फिर कोई रीसेंट कोई अभी ऐसा फिनोमेना हुआ जिसकी वजह से जो है इंडिविजुअल का जो है सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई हो, क्या क्या जो है रिकमेंड करेंगे हम सजेशन में इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन क्लाइंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, कोपिंग स्किल्स। तो ये काफ़ी हाईएस्ट लेवल कंसेप्चुलाइजेशन होगा लेवल 3 में। तो ये तीनों लेवल और तीनों मॉडल समझ में आ गए ना। इनको सेपरेट करके देखना, इनको मिक्स मत करना। लेवल इज डिफरेंट एंड मॉडल इज डिफरेंट, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाओगी। अब फॉर्मेट की बात करें तो जो फॉर्मेट होगा वो वैसे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक जनरली जो है एक कॉमन जो है फॉर्मेट जो है वो स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे डेमोग्राफिक डाटा तो आएगा ही, नेम है, एज में डेट ऑफ बर्थ इतना बेटर है अगर उसको इंडिविजुअल को पता है तो, सेक्स मतलब जेंडर हो गया, एथनिसिटी। अच्छा, इसमें सेक्स में ना ये एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हालांकि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन अगर है तो अगर किसी ने जो है जेंडर अपना चेंज कराया तो वो यहाँ मेंशन करना चाहिए कि करंट जो भी जेंडर है वो तो ठीक बात है, पहले मान लो मेल था उसने जो है अपना सर्जरी करा के चेंज कराया, फीमेल बन गया और वैसे वर्सा, तो वो मेंशन करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका केस हिस्ट्री का और फ्यूचर इंटरवेंशंस वगैरह का। एथनिसिटी, डेट ऑफ रिपोर्ट, किस तारीख को आप जो रिपोर्ट जो बना रहे हो वो भी लिखना है। उसका एक रीज़न ये होता है डेट का कि कोई भी रिपोर्ट जो है ज़िंदगी भर के लिए वैलिड नहीं होती है। हर कोई टेस्ट जो भी है उनका एक लाइफ होती है, इसके बियॉन्ड जो है ये वैलिड नहीं है ये रिपोर्ट। जैसे कि लेटर से डिप्रेशन, अब डिप्रेशन जो है हो सकता है कि आज से 5 साल पहले किसी को रहा हो डिप्रेशन, तो अगर उसमें डेट लिखी नहीं है तो हमें क्या पता चलेगा कि उसको डिप्रेशन कब था। और 5 साल पहले डिप्रेशन था और अभी भी होगा, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक हो गया। तो इसलिए डेट की भी इम्पोर्टेंस होती है कि कोर्ट में जो है ये सब चीज़ें बिना डेट के नहीं जाती हैं। एग्जामिनर का नाम और उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, वो जैसे डॉक्टर है, पीएचडी है, जो भी है। फिर रेफरल क्वेश्चन क्या था और इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या था कि जो रेफरल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने क्या प्लानिंग बनाई, ये कैसे आंसर होगा, ये हमारा इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा।
फिर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम जो फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, क्लिनिकल इंटरव्यू से, इवन टेस्ट के दौरान भी, जैसे मैंने बताया ना कि वो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, स्पीड पे नहीं दे रहा है, ये सब everything whatever we observe which can help to answer the referral question or which is unique, वो जो है हम इसमें मेंशन करेंगे। और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल की जो भी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वट एवर मे बी द केस, डिपेंड करता है। फिर टेस्ट रिजल्ट्स क्या कहते हैं, इसमें मैं बता ही चुका हूँ कि इट इज़ बेटर टू गिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल रादर देन रॉ डाटा। फिर अपना इम्प्रेशन और इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे जो है क्लिनिशियन का रोल आ जाता है। इम्प्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है, हम क्या सोच रहे हैं वो हमें लिखना है, और हम क्या सोच रहे हैं का मतलब इन ए मैनर विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द पर्सन आस्किंग द रेफरल क्वेश्चन टू मेक ए डिसीजन। इस मैनर में हमें अपना इम्प्रेशन और इंटरप्रिटेशन देना है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, समरी एंड रिकमेंडेशन। तो ओवरऑल जो है केस हमें क्या समझ में आया वो लिखना है, समरी में समराइज करना है सारी चीज़ों को। और रिकमेंडेशन में कि भाई डिपेंड करता है किस रेफरल क्वेश्चन पे कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, या जैसे चाइल्ड कस्टडी की बात हो रही है तो क्या हमको लगता है कि चाइल्ड कस्टडी इसको देना ठीक होगा, या इसके पास में बच्चे सेफ रहेंगे, या कोई सुसाइडल टेंडेंसी वाला है तो उसके साथ में उसको एडमिट करना चाहिए या घर पे ही ट्रीटमेंट चलने दें। सो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा रिकमेंडेशन हमने क्या देना है। सो और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो भी हम रिपोर्ट देंगे उसके हर पेज पे, ईच एंड एवरी पेज पे हमें कॉन्फिडेंशियल लिखना होगा। तो इसके दो एस्पेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये कि जिसके पास में रिपोर्ट जा रही है उसको समझ में आ जाता है कि कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको संभाल के हमें रखना होगा। वी कैन नॉट कीप इट लूज लाइक एनी सिंपल फाइल की टेबल पे पड़ी हुई है, कोई भी उठा के पढ़ ले। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये एथिकल बात भी हो जाती है कि अगर किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है तो फिर सिर्फ वही व्यक्ति अधिकारी है इस चीज़ को पढ़ने का जो कि इससे कुछ लेना देना रखता है। जैसे वो ट्रीटिंग डॉक्टर है या ट्रीटिंग साइकोलॉजिस्ट है तो ये रिपोर्ट वही पढ़ेंगे, या कोर्ट केस में जो है जज हुआ है ना, इस टाइप से। तो एक एथिकल इशू भी आ जाता है इसमें कि आपको कॉन्फिडेंशियल मार्क करना होगा ताकि कोई गलती से ना पढ़ ले। ये भी तो हो सकता है गलती से पढ़ ले। सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। रेफरल क्वेश्चन हम पहले बात कर ही चुके हैं कि वो क्या क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है से डिसाइड होगा कि हम क्या करेंगे। तो वो क्या जानना चाहता है पहले तो उससे पूछा जाएगा, वो रेफरल क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में हमें ये मेक श्योर करना होता है कि वी शुड मेक द रेफरल क्वेश्चन एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। जितना स्पेसिफिक बनाएंगे उतना अच्छा है। और स्पेसिफिक बनाएंगे कैसे? वी विल डिस्कस द रेफरल क्वेश्चन विद द क्लाइंट हु इज गिविंग अस द रेफरल क्वेश्चन। क्या डिस्कस करेंगे कि आपका रेफरल क्वेश्चन जो है इसको आप कैसे यूज करोगे। तो उससे जो है हमें कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चलेगी, तो हमको इवैल्यूएशन प्रोसीजर जो है डिसाइड करने में इजी होगा। ठीक है। सो हमको ये भी रेफरल क्वेश्चन में बताना होगा क्लाइंट को कि भाई अगर इफ नीड बी कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा इसका आंसर नहीं मिल सकता है इवैल्यूएशन से, असेसमेंट से, तो ये असेसमेंट करवाना बेकार है। असेसमेंट से सारी बातें थोड़ी पता लग सकती हैं, किसी के मन की बात सारी पता लग जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। सो वो भी हमको जो है रेफरल क्वेश्चन से जब हम क्लैरिफिकेशन कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, इफ देयर इज सम रेफरल क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड वी हैव टू टेल दिस कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे कि बताओ ये सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो आंसर नहीं किया जा सकता ना। वी कैन ऑलवेज से कि ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये आंसर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है या लो है, दिस कैन बी आंसर। तो ऐसे ये भी एक रीजन होता है व्हाई वी डिस्कस द रेफरल क्वेश्चन विद द पर्सन गिविंग अस रेफरल क्वेश्चन। और जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक ये है कि बुलेट पॉइंट्स में हम लिख लें रेफरल क्वेश्चन को और उसके क्लियर आंसर्स जो है उसके सामने लिखते हैं।
इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल। जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग सुसाइड, तो उसमें हाई लो मीडियम जो भी लिखना है ऐसे। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ओके, ठीक है।